हाय गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये वेडनेसडे मतलब अभी 3 दिन बचे हैं आज में अभी तो कहाँ मिड पॉइंट शुरू होगा आज का दिन। कितने दिन से काम कर रहे हैं? होगा। हाँ, कितने दिन से ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं, आज मिड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि थोड़े से सुस्ती। अच्छा, एक बात है, रिकवर होना शुरू हो गए। आधे % के दबाव वाला एसजीएक्स निफ्टी कुछ रिकवरी के मोड में आ रहा है। हमें अभी भी खुलने में समय है, लेकिन अभी भी इंडिकेशंस हैं कि हम आप इसे 1/3% कह लीजिए, दरअसल अभी कहिए सुस्त ओपनिंग होने के इंडिकेशंस आते हुए। कल के अच्छे मूव्स के बाद, कल क्या हुआ था, आखिरी आधा घंटा भी नहीं, आखिरी 20 मिनट में अच्छे मूव्स बने थे और दिन के हाईस पे जाकर 70-75 अंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। अब क्यूज कैसे हैं? कल यूएस में मिला जुला कामकाज था। मिला जुला कामकाज के पीछे मिले जुले बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले थे। कोई होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर जो कूल ऑफ हुआ, किसी अच्छी बड़ी कंपनियों के नंबर्स, किसी वॉलमार्ट, किसी होम डिपो के जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थे, दोनों ही बेहतर थे। पर उसके बाद ये बता रहे हैं कि कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी आ गए। हालांकि नैस्डैक का मोमेंटम बढ़िया था, अपने अप मूव्स, अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी नैस्डैक रिज्यूम कर रहा है। कल भी 1.25% के आसपास नैस्डैक मजबूत था। डाउ जरूर ऑफ डेज हाईज होगा, पर ऑफ डेज लोज भी बंद हुआ है, तो दोनों तरफ से तस्वीर रख सकते हैं आप। लेकिन जो पिच है उस पर जरा हमारा वो जूम कैमरा घुमाइएगा। जूम कैमरा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो नहीं, ड्रोन कैमरा, वो रस्सी बांधी रहती है उसके अंदर से आता है। ड्रोन कैमरा कहेंगे उसको। ड्रोन कैमरा जरा घुमाइएगा और बर्ड व्यू से। हाँ, ये क्या कहती है पिच तो ये कह रही है कि ट्रम्प साहब चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या होगा? अरे माहौल बदलेगा, माहौल तो बदलेगा। जीओपी का तो अभी ट्रम्प साहब कुछ बोलते नहीं है क्या? ट्विटर ही एक, अरे बोलते बहुत, लेकिन आप क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे? बात कैसे पहुंची आप तक? तो कुछ और मीडियम नहीं है क्या? सबने बैन कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं क्या? अनटिल को ऐसी खबर हो जिससे यूएस मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, पढ़ते तो नहीं, तब भी बस आर्टिकल पता चल जाता है। बोलते बहुत, न्यूयॉर्क टाइम्स में, यूएसए टुडे में और खलीज टाइम्स में, सब में छपता रहता है। ट्विटर के चलते हमारे पास आ चुके थे। हाँ, अब वो फिर आएंगे, आप देख लेना, अभी ट्विटर में अलाउ हो जाएगा। तो ट्रम्प साहब को कू के बारे में बताना चाहिए किसी को। मोदी जी को अगली मीट बताना चाहिए कि कू भी एक ऑप्शन है। ट्रम्प साहब के वोटर नहीं है इंडिया में, तो कू ज्वाइन नहीं करना चाहते अभी। ट्रम्प साहब के साथ ग्लोबली कू का प्रचलन भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे डायस्पोरा के लोग वहाँ हैं वो कू में नहीं है, उनको कू ज्वाइन कराना चाहिए पहले, तो फिर वो लोग वहाँ जाएंगे। बट खैर ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि ट्रम्प साहब 2024 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है उसमें अपना पेपर फाइल किया है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो फंड रेज करेंगे उसके साथ अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती, पैसा वहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी। तो अभी क्यों उन्होंने चुनाव आयोग को सबमिट कर दिया? अभी तो अपनी पार्टी में कंटेस्ट करें ना, पहले पार्टी को बताएं अपने। तय उनकी पार्टी की प्राइमरीज के बाद होगा, लेकिन जितने लोग भी इच्छा रखते हैं कि हम प्राइमरीज में इसलिए चुनाव लड़ना, प्राइमरीज में भी आप जाएंगे तो आपको फेडरल कमीशन देना, क्योंकि पैसे फंड रेजिंग आप शुरू कर देते हैं। तो पूरे देश में प्राइमरीज होती हैं वहाँ पे, तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए आपको फेडरल कमीशन में अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती है कि इस अकाउंट में हम चंदा लेंगे लोगों से। तो ये अब एक तरीके से ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं लड़ूंगा। तो एक तो खैर ये अभी ताज़ा खबर थी, हमने कहा बता दी जाए। ठीक है, अब लौटते हैं अपनी पिच की तरफ। देखिए, पिच में कल पूरी कहानी का ट्विस्ट पोलैंड था। पोलैंड में क्या हुआ, देर रात वहाँ पे, मतलब भारतीय देर रात में वहाँ पे 2 मिसाइलें गिरी एकदम पोलैंड बॉर्डर पे। पोलैंड, अगर आप नक्शा अपने सामने खोलें गूगल पर में, तो एक तरफ रशिया है, बीच में यूक्रेन है, और एकदम इधर एकदम, मतलब क्या, मेरे लेफ्ट हैंड मतलब उनका ईस्ट हुआ, वहाँ पे ईस्ट वेस्ट जो भी हुआ, वहाँ पे जाके पोलैंड है। तो इतनी दूर जाके 2 मिसाइलें पोलैंड में गिरी बॉर्डर पे, उससे 2 लोगों की मौत हुई। ये एकदम से जैसे ही खबर आई तो यूएस का मार्केट घुस गया, एकदम गिर गया, क्रूड में उछाल आ गया, कमोडिटीज़ में उछाल आ गया। लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, पोलैंड में मिसाइल गिरी, मतलब युद्ध हो जाएगा क्या, अब नेटो के देश में डाल दिया। तो बहुत अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई नेटो की कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो रशिया ने डिनाई किया है, वो शायद मिसगाइड हुई हैं, वो गिरानी थी उनको यूक्रेन में, गिर गई वहाँ थोड़ा आगे। तो मीटिंग में तय हुआ कि जांच पड़ताल की जाएगी, अगर ऐसा है तो मित्र देश फिर इस पर बदले की कार्रवाई करेंगे। उधर पेंटागन जो डिफेंस का हेडक्वार्टर है यूएस में, वहाँ पे भी इसमें अर्जेंट मीटिंग हुई, बाइडेन साहब को बताया गया। तो मामला फ़िलहाल ठंडा हो गया है और ये माना जा रहा है कि बाई चांस हो सकता है, अभी इसकी पूरी जांच होगी कि इंटेंशनल था या मिसगाइडेड थी, जो स्ट्रे मिसाइल बोल रहे हैं उसको, वो क्या था। लेकिन इस घटना ने मार्केट को एकदम शेक कर दिया। जो ठीक ठाक
डाउ चल रहा है, सब चल रहा है, तो वो एकदम से आप चार्ट में देखेंगे तो एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिखेगी नीचे है। हालांकि फिर जब ये खबर थोड़ी ठंडी पड़ी तो धीरे धीरे रिकवरी आई। तो ये कल होता रहा, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव्स ज़्यादा थे इस पोलैंड की घटना से पहले। WPI नंबर यानी वहाँ का जो थोक सूचकांक है वो कम हुआ, तो लोगों को ये भरोसा बना कि देखिए इन्फ्लेशन और नीचे आ रहा है, एक और मतलब प्रूफ मिल गया। वॉलमार्ट के नंबर काफ़ी बढ़िया आए हैं, तो उससे भी बहुत पॉजिटिव वहाँ पे सेंटीमेंट देखने को मिले। तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अभी आप बता रहे थे ना कि 2 फेड के लोग अभी टेस्टिमनी कराएंगे, एक भाई ने ज्ञान दे दिया, अरे और उसने कहा टाइटनिंग जारी रहेगी। मुंह में टेप नहीं है उन लोगों के। अरे भाई क्यों बोलते हैं आप यार, मतलब एकदम कॉन्ट्रेरी व्यू, जैसे अपने आगे लोग नहीं बोलते हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। आप तो गवर्नर साहब के अलावा पहचानते भी नहीं हो बाकी 4 कौन से कौन 4 से हैं, बोल भी देंगे कहीं तो पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ ये बहुत चल रहा, तो कल भी एक ने ऐसे ही बोला। लेकिन इन सब बातों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, मार्केट ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस पोलैंड की घटना ने थोड़ा सा जिगजैग किया। तो अब चूंकि आगे भविष्य में क्या हो सकता कोई नहीं जानता, इस तरह की जियोपॉलिटिकल घटनाएं ना थोड़ा सा मार्केट को डराती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो मुझे लगता है इस वजह से रहा। अदरवाइज मार्केट में यूएस के क्यूज़ में कोई वैसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब कोई अननोन नोन हो जाए तो अलग बात है। एक चूँकि समय है तो मैं एक मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यूएस के जो पेंशन फंड्स हैं ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि पेंशन फंड्स जो थे अमेरिका के ऑलमोस्ट 100, उन लोगों ने तमाम ऐसे एसेट्स में पैसा लगा रखा था जो बहुत लिक्विड और ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में, उनमें से ये सब भी थे आपके क्रिप्टो। तो अब ये क्रिप्टो की पूरी मार्केट फिजल आउट हुई तो उनको हो रही है तकलीफ़। तो ये अभी एकदम शुरुआती खबर मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितनी दिक्कत में है वो। लेकिन जो उनको पैसे चाहिए जो उसमें काफ़ी कमी आई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये खबर धीरे धीरे जब डेवलप होगी और डेटा के खुलासे होंगे तो पता चलेगा। लेकिन मतलब पूरी दुनिया में ये लोगों ने यही किया था कि जो सबसे बढ़िया एसेट चल रहे हैं उधर पैसे लगाए खूब। अब बिटकॉइन और तमाम डोजी कॉइन और पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स थे, उनमें एक बहुत ही ड्रीम रन रैली चली थी, अब वो हो रही फिजल आउट। तो इसलिए सब तरफ लोगों की ये दिक्कत बढ़ रही है। तो यूएस के पेंशन फंड में भी दिक्कतें हैं। ये सब थोड़ा सी चीज़ें ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है, आज की अब रिजल्ट सीजन तो खत्म, तो थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है आपके लिए। बढ़िया ऐसे 20 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जो स्क्रीन्स पे ऐड करने की ज़रूरत। कुछ नोन है डेवलपमेंट्स, कुछ अननोन है जिस पे आज रिएक्ट करेंगे। अब उसमें एक से एक नोन डेवलपमेंट है हिंदुस्तान जिंक। आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में इन्होंने बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट करा था, ये कहते हुए कि हम अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने जा रहे हैं। वो बोर्ड मीट दरअसल आज शेड्यूल्ड है। जानी जाती है अपने डिविडेंड डोल आउट्स के लिए रखेंगे स्टॉक को रडार पे। हालांकि इस डेवलपमेंट के बीच स्टॉक, वैसे अब इस डेवलपमेंट का कितना फैक्टर इन हुआ और कितना वो चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट जो आ रहे थे उस, क्योंकि मेटल एज अ स्पेस आपको याद हो निजी टीम में भी था बीच में, मेटल्स आउट परफॉर्म करने शुरू कर रहे थे, कोई हिंडाल को तो फाड़ दिए थे एकदम तेजी में। तो अब वो कितना वो था और कितना ये डेवलपमेंट की इंटरिम डिविडेंड पे बेट, दोनों का तड़का होगा। तो जरा से वॉच आउट करेंगे। अब डिविडेंड डोल आउट कितना होता है उस पर अब इवेंचुअल रिएक्शन होगा। तो पहला स्टॉक जो रडार पे रखना है, अब हिंदुस्तान जिंक अगर रडार पे रख रहा हूं मैं, डिविडेंड डोल आउट होने वाला है, तो वेदांता क्यों नहीं? वेदांता तो इसकी पेरेंट है। वेदांता के पास इस कंपनी का 65%, टू बी प्रिसाइज 64.92% स्टेक है। तो हिंदुस्तान जिंक का जितना डिविडेंड डोल आउट होता है पूरा वेदांता की तरफ चैनलाइज होता है। फिर वेदांता इस आमतौर पे ऐसा होता है कि ये इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड मीट करते हैं, उसके बाद वो जो डिविडेंड आया होता है उसे रीचैनलाइज किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो वेदांता को रखेंगे रडार पे, पर मेटल्स का रिसेंट थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहा है, ये देख के चलना है। तो हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड पे आज रब ऑफ, अगर डिविडेंड डोल आउट अच्छा हुआ तो वेदांता वैसे ही फोकस में आएगा। तो इन दोनों स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। 2 लार्ज ट्रेड्स हुए इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, रखिए रडार पे। कल एक डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग थी, डिसअपॉइंटिंग नहीं, अगर आपने उस आईपीओ के बारे में पढ़ा था तो वैल्यूएशन टेबल पे काफी रिच रखे गए थे और प्लस ल्यूकवार्म ठंडा रिस्पांस मिला था आईपीओ को। तो पता था कि डिस्काउंट होगा, ठंडी लिस्टिंग होगी, पर थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ। कल अपने इशू प्राइस से 12% नीचे जाके फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस बंद हुआ, पर उस कमजोरी में दरअसल ये क्लोज तो हुआ 324 पे। उस प्रेशर जब आ रहा था तब 340 के आसपास MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने
5.5 लाख शेयर्स खरीदे। तो कमजोरी में कुछ बाइंग इमिनेट होती हुई, होपिंग की कुछ स्टेबिलिटी। कल जिन जिन ने आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से लिए थे उन्होंने अपना डंप कर दिया। वो प्रेशर शायद अब थोड़ा सा खत्म हो रहा हो, और जब एमआईटी जैसे इन्वेस्टर्स घुसने की तैयारी कर रहे हैं, घुस गए, तो शायद आज साइंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखा दे। पर क्योंकि डे 2 ही आज, मुझे वॉच आउट करने की जरूरत, इसीलिए इसको अभी रेडार पे रखेंगे। आज के लिए कुछ आ गया है। थोड़ा सुने क्या ट्रम्प साहब अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं? सुनाई ना, सुनाई ट्रम्प साहब को। इतना ही याद करता आशीष, लाइव सुनिए। North Korea had not launched a single long-range missile since my summit with Chairman Kim Jong-un nearly 3 years before. We developed a relationship, and that's a good thing, not a bad thing. It's a good thing. Very good thing, actually, because look at what's happening today. My opponents made me out to be a warmonger and just a terrible person who would immediately go into war. They said during the 2016 campaign that if he becomes president, there will never be a war within weeks, and we will have wars like you've never seen before. It will happen immediately, and yet I've gone decades without a war, the first president to do it for that long a period. The world was at peace, America was prospering, and our country was on track for an amazing future because I made big promises to the American people, and unlike other presidents, I kept my promises. I kept them. Thank you very much. Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard for quite a while. 2024 के प्रेसिडेंसी के लिए रन करने का ऐलान ट्रम्प साहब का, वहाँ से लाइव वो जो संबोधित कर रहे हैं उसके विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर थे। जब हम लोग डिप कर ही थे वहाँ पे, तो दरअसल वो इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि 3 साल हो गए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मुझे मिले हुए, और उसके बाद से कोई ऐसा एस्केलेशन, तब कितनी दिक्कतें थी उस मुलाकात के बाद से कोई एस्केलेशन नहीं हुआ। और अब इस समय देखिए किस तरह से एस्केलेशन हो रहा है ग्लोबली। प्लस जो मैंने प्रोमिसेस करी थी वो सब डिलीवर करके दी। उसमें तो खैर एक अमेरिका फर्स्ट ही सबसे बड़ी प्रॉमिस, और एकदम पीछे ही पड़ गए थे अमेरिका फर्स्ट के लिए, जिसके चलते बहुत दिक्कतें बाकियों ने झेली थी। खैर ठीक है, अब 2 साल बचे हैं भाई 2024 में। वहां पे 2024 में तो हमारा भी आएगा, है ना, हमारा भी टाइम वही है। तो अब ये थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल और ये सब मामले थोड़े से रडार पे रखने, और अब ये वर्डिक्ट जो आने हैं, ये खैर अभी तो नहीं, इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, लेकिन 2023 के सेकंड हाफ में ये सब फिर डाइजेस्ट होना शुरू होगा। खैर मैंने 3 बता दिए थे, 3 आप बता दिए, उसके बाद मैं बचे 3 बता दूंगा। ओके, ट्रम्प के नारे लग रहे थे। वो ट्रम्प बोले थे, मोदी नहीं बोल रहे थे पीछे से साउंड कर रहा था मोदी नहीं, ट्रम्प बोल रहे थे। अपोलो टायर्स इन्होंने कल अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की। कल आपकी टीम में था, और कल टायर शेयर्स बहुत चल रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल भी बड़ी इंकरेजिंग है। हाँ, वो कह रहे हैं कि 20% का उन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% की रहेगी, और उनका ये मानना है कि सीवी रिप्लेसमेंट मार्केट जो है वहाँ की डिमांड ने काफ़ी अच्छा पिकअप किया है। सीवी रिप्लेसमेंट मतलब जो टायर बदलते हैं, अपने वो बदलते हैं टायर, वो बहुत अच्छा मार्केट का। और जो OEM से मतलब जो ट्रक वक बनाने वाली कंपनीज हैं, उनमें भी अच्छा सस्टेन्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिया जा सकता है। हिंदवेयर होम, ये एक होम इम्प्रूवमेंट कंपनी है, इसके नंबर कमज़ोर थे। लोग मानते हैं सीजनली कमज़ोर थे, लेकिन हमें लगता है कि ये आगे भी कमज़ोर हैं, क्योंकि जो मार्जिन है ना वो हायर कॉस्ट की वजह से कमज़ोर हुई है, और अभी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिख नहीं रहा। वो गैस प्राइसेस हों या दूसरे और सिरेमिक के प्राइसेस हों, वो बने हुए हैं, इसीलिए मुश्किल आ रही। तो मुझे लगता है कि इसको रेड में रखा जा सकता है। मुनाफा इनका करीब 35% गिर गया था, 15 करोड़ के आसपास आया था। तगड़ा डिप्रिशिएशन भी इन्होंने लिया है। तीसरी कंपनी है बजाज कंज्यूमर, और
इनके भी मार्जिन काफ़ी गिरे थे, 9% के आसपास मार्जिन कमज़ोर हो गए थे। रेवेन्यू 7% ज़रूर बढ़ा था, लेकिन एबिटा लेवल पर 37% की वीकनेस आई थी। तो जो आपको याद होगा जब मैरिको के में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, या दूसरी कंपनी जहाँ पे बड़े मार्केट को एड्रेस किया जाता है, उनमें दिक्कतें थीं। वो लोग मान रहे थे कि वहाँ पे डिमांड का इशू है एक, और दूसरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। तो मुझे लगता है बजाज कंज्यूमर को भी उसी कैटेगरी में रखना चाहिए, और इसीलिए हमको लगता है कि ये रेड में ट्रेड करे, क्योंकि नतीजे कमज़ोर भी हैं और आगे की पिक्चर बहुत अच्छी दिख रही हो ऐसा नहीं लगता। वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये 3 शेयर हमारे जो हैं, इसमें एक ग्रीन 2 रेड। ठीक बात। क्योंकि लास्ट ट्रेड छेड़ा था, उसके बाद ट्रम्प साहब के उस कॉन्फ्रेंस में चले गए थे हम लोग। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस था लास्ट ट्रेड के तौर पे। ऐसे ही एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, अब ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, जरा स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा आप लोग। कल क्योंकि 9-9.5% मुझे याद पड़ता है एफएसएन, ये हाँ 9.25% एफएसएन नायका यानी कि दबाव में था। कल उस दबाव का रीजन था, एक लार्ज ट्रेड हो रहा था, खूब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। उस लार्ज ट्रेड में सिगाटी इंडिया मॉरिशस ने 33.7 लाख शेयर्स 199 के भाव पे बेच दिए। अच्छी बात यह कि काफी हद तक उस सेलिंग को ऑब्जॉर्व करा। 34 लाख बिके थे, उसमें से 26 लाख शेयर्स हर्मीस इन्वेस्टमेंट फंड्स ने एक्वायर कर लिए। 198-199 के लेवल्स के आसपास वो खरीदारी हुई है। तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर्स खड़े हुए हैं। नायका को देखते हैं कल के प्रेशर के लास्ट ट्रेड के बाद किस हद तक उभरता है। होपिंग उभरेगा, इसलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। फिर 2 स्टॉक्स हैं जो जुड़े हुए हैं। वैसे 2 लास्ट ट्रेड ले लिए थे, अब फिर से 2 ऐसे, पहले वो डिविडेंड वाले 2 ले लिए थे, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। उसके बाद लास्ट ट्रेड से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और नायका। अब लाइए एस्कॉट्स क्यूबोटा को स्क्रीन पे। कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। एस्कॉट्स क्यूबोटा ने पहले से अनाउंस कर रखा था, आज इफेक्टिव डेट है। आज से ये अपनी जो डिवीजन है, एग्री मशीनरी वाली डिवीजन, उसने ऐलान किया था कि वो ट्रैक्टर्स की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। जो कॉस्ट इन्फ्लेशंस हैं उसको ऑफसेट करने के लिए, पास ऑन करने के लिए रखिए भाई, प्रेशर को रिलीज करने की तैयारी हो रही है। अब ये रखा है तो फिर अच्छी खबर है, कॉम्पिटिटर के चलते एमएनएम को रेडा पर रख लेना कि वो पास ऑन कर रहे हैं, तो इनके पास भी लीवे बन जाता है फर्दर पास ऑन करने का। लेकिन एमएनएम ने कल बाजार बंद करने का एक और घोषणा भी करी कि इनका जो फार्म मशीनरी प्लांट है, एक डेडिकेटेड फार्म मशीनरी प्लांट सेंट्रल इंडिया में जो एक्सपोर्ट मार्केट्स को कैटर करता हुआ नजर आएगा, उसको कमीशन कर दिया कल। उसके इमेज देख रहा था मैं। एमएनएम रखिए रडार पे। 2 डेवलपमेंट्स के लिए एमएनएम भी फोकस में। 6 हो गए। अच्छा, मैंने 3 गोल्ड पे हैं, 2 स्टोरी। आज इससे पहले एक बता दूं, बाइडेन साहब ने सफाई दे दी है कि वो जो मिसाइल गिरी है पोलैंड में, वो रशिया से नहीं आई, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री देखते हुए अनलाइकली कि उधर से जाए। बस रशियन मेक थी, कहीं और से आ गई। हाँ, तो रशिया का काम बाइडेन साहब ने कर दिया। उनकी सफाई उधर से आ गई कि वो, तो ये वाली जो चिंता थी वो खत्म। तो जियोपॉलिटिकल कोई तनाव नहीं, पोलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो 4, 5 और 6 नंबर के स्टॉक है गोल्ड से रिलेटेड, पहले 2 मुथूट और मनापुर। देखिए गोल्ड की कीमतें अगर आप देखिए कितनी बढ़ी हुई हैं, 52, 52,500, 53,000 पर 10 ग्राम्स के हिसाब से पहुंच गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती तो ज्वेलरी की डिमांड गिरती। एक्चुअली उल्टा होता है इसका। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो आप देखेंगे ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ती हुई जाती है, और तमाम कंपनियों से गोल्ड लोन वाली कंपनीज़ की इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ती है, इसलिए इनको फ़ायदा होता है। गोल्ड की कीमतें गिरती तो इनके लिए नेगेटिव होता है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इनके वैल्यूएशंस आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो मणप्पुरम और मुथूट इसलिए, और टाइटन इसलिए हमने बताया कि भी ज्वेलरी की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी। बावजूद इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये एक साइकी होती है कि जैसे ही कीमतें बढ़ने लगती लोग और ख़रीदते, पता नहीं कहाँ तक जाए, और जब गिरती तो इंतजार करते हैं कि पता नहीं कहाँ तक गिरे, खरीदे नहीं खरीदते लोग। तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वो एक ट्रेडिशनल थीम तो यही है कि मैरिज बहुत हैं और ये बहुत है वो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है तीनों गोल्ड कंपनी को इस नज़र से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन ट्रेड हो सकता है तीनों में। 6 हो गए, ब्रेक ले लें छोटा सा। यस, छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे अगले 4 स्टॉक्स।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उन पे हम जो चर्चा करते हैं। मेरे अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 3 स्टॉक्स जो हैं वो मेनली बिस्किट वाली कंपनीज हैं, मिसेस बेक्टर, ब्रिटानिया, ITC। ये मैंने खबर इसलिए ली है कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है कि जो हमारा वीट का स्टॉक है देश में इस वक्त, वो पिछले साल के इसी नवंबर के मुकाबले हाफ हो गया है, 50% है। नवंबर 1 को ये डेटा रिलीज़ होता है तो गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक ये जो है आधा हो गया है। खर्चा हुआ है 42 मिलियन टन है जो 1 नवंबर का हमारा पिछले साल का आंकड़ा, तो अभी इस समय जो है 20 मिलियन टन है। अब नई फसल आएगी यहाँ से आगे अप्रैल मार्च में, तो इस बार की जो सोइंग हुई है वो काफ़ी बड़ी हुई है, 8-9% ज़्यादा हुई है। लेकिन डिपेंडेंट इस पे है कि मौसम कैसा रहता है यहाँ से आगे जाते हुए। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गई फरवरी में तो शायद क्रॉप ख़राब भी हो सकती है। लेकिन यहाँ से अगले 4 महीने आप एलिवेटेड प्राइस देखेंगे गेहूं के, और उसकी कीमतें इस वक्त 26,500 रुपीज़ पर टन है, जो कि 27% हायर लेवल पे है। तो उसका सीधा असर पड़ता है उन कंपनीज़ पे जो बिस्किट बनाती हैं। तो ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर, ITC, इन सब के ऊपर इसका असर डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 महीने एलिवेटेड प्राइस रहेंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल में पता चलेगा कि गेहूँ की कीमतें अकॉर्डिंग टू क्रॉप कितनी नीचे आएंगी या नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी पार्ले तो कह ही रहे हैं कि बहुत दिक्कत है लोअर मार्केट में, और ब्रिटानिया के रिजल्ट इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो महंगे वाले प्रीमियम बिस्किट हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्ते वाले कम बिक रहे हैं। 10वां स्टॉक है ABB ग्रीन। ABB ग्रीन नहीं, ग्रीन मतलब अच्छा ट्रेड कर सकता है। ABB में ध्यान रखिएगा, जेफरीज की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने बताया कि बाई करिए और टारगेट दिया है 3775 का। उनका मानना है कि सेकंड क्वार्टर में एबिटा कमज़ोर था, इसमें कोई शक नहीं, तो लेकिन उस कमज़ोरी की वजह से जो कल कमज़ोर गिरावट आई है वही उसको कंफर्ट जोन में ले आती है। वैल्यूएशन जो स्ट्रेस थे वो ठीक हो गए हैं। ऑर्डर फ्लो में 42% की ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल, तो ये एक बहुत पॉजिटिव। तो उनको लगता है कि ABB एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए 3775 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, आखिरी के 4 स्टॉक्स। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कल जितनी बार रिफ्रेश कर रहा था उतने ज़्यादा करार करता चले जा रहा था। कल 4 MOU साइन करे। पहला आया यंत्रा इंडिया के साथ कि हार्डवेयर, एम्युनिशंस और मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स बनाएंगे। उसके बाद अपडेट आया कि USA की प्रोफिन्स के साथ करार हुआ है, लाइट वेपन्स बनाएंगे। फिर एक SVS टेक के साथ करार हुआ, हैवी ड्यूटी ब्लास्ट डोज बनाएंगे। और फाइनली एक हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड्स वगैरह उसके लिए। तो कई सारे MOU स्टिच करता हुआ रखिए स्टॉक को रेडार पे। मदरसन सुमी वायरिंग को ग्रीन रख रहा हूं एक कंसोलिडेशन के बाद, होपिंग कि कुछ मूव्स बनाता हुआ नजर आए। खैर एक बात ध्यान रखिएगा, आज एक्स डे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2 for 5, 5 पर 2 शेयर बोनस का वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होना है।
प्रताप स्नैक्स को रख दिया ग्रीन में। मेरे लिए सरप्राइजिंग था बीकेजी फूड्स इंटरनेशनल को इस तरह का अच्छा QIB रिस्पांस, हाथों हाथ लिया, 80 टाइम्स QIB पोर्शन भरा है, तो आई एम श्योर अच्छी लिस्टिंग होती हुई उसकी नजर आएगी। उसका रब ऑफ जो उसका पीयर सेट लिस्टेड स्पेस में वो आपकी स्क्रीन पे, तो देखेंगे किस तरह की वो लिस्टिंग होती है और किस तरह से फिर प्रताप स्नैक्स मूव करता है। प्रताप स्नैक्स से ऑलरेडी इस लिस्टिंग की होप से पहले अच्छे मूव्स दिखा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में मैंने रख दिया है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। कल इसने शाम को अनाउंस करा कि इसने फ्रेटर सर्विसेज की, फ्रेटर सर्विसेज मतलब कोई पैसेंजर नहीं, सब सिर्फ गुड्स कैरी करने की, तो फ्रेटर सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। पहला मुंबई दिल्ली ऑपरेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है, तो अभी एक कार्गो की तरफ पैर जमाने की कोशिश करते हुए रखिएगा इसको रडार पे। ये सॉक्स हो गया आज 10 तरह की खबर रिलेटेड। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO